हेलो एंड वेलकम बैक एंड एक्सट्रीमली सॉरी फर्स्ट पार्ट जो है वो अचानक से एकदम ख़त्म हो गया बिकॉज ऑफ सम फ्लक्चुएशन इन द इंटरनेट। दैट्स वाई आई हैव टू मेक द सेकंड पार्ट। अच्छा, हम लोग जो थे भाई यहाँ पर थे, यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट जो यहीं एंड हुआ था, मैं कुछ आपको इसके बारे में बता रहा था कि मुस्लिम लीग की का जो वुमेन विंग था, ख़वातीन कमेटी जो था, उसकी जो पहली सदर थी वो थी बेगम मोहम्मद अली जौहर। ठीक है, अब आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा। ठीक है, बेगम मोहम्मद अली जौहर। सो इनका नाम याद रखिएगा। ये मुस्लिम ख़वातीन कमेटी की, मुस्लिम लीग की ख़वातीन कमेटी की फ़र्स्ट प्रेसिडेंट सदर थी। फिर इनकी काफ़ी मसरूफियात बढ़ गई थी, उसके बाद इनका काफ़ी जो है वो, यानी उस चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो फिर ये सदारत जो है फिर दूसरी एक ख़ातून को सौंपी गई, और इनके क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, सोशल वर्किंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी इनकी, इसलिए तो फिर अब्दुल्ला हारून जो हैं, जिनका नाम नुसरत बेगम है, उनको सदारत दी गई, और वो क़याम पाकिस्तान तक यानी 1947 तक मुस्लिम लीग ख़वातीन की सदर रहीं वो। ठीक है, तो क़याम पाकिस्तान के वक्त मुस्लिम लीग ख़वातीन की सदर कौन थी? वो थी बेगम अब्दुल्ला हारून, जिनको नुसरत बेगम भी कहते हैं। ये नहीं थी मोहम्मद अली जौहर, ये बेगम मोहम्मद अली जौहर नहीं थी। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन इस तरह से एब्जॉर्ब करें। आगे चल रहे हैं। सिंध की सूबाई कमेटी के सदर कौन नामजद हुई थी? तो सिंध की, ये असल में सिंध से ताल्लुक़ रखती थी नुसरत बेगम, और ये बेगम अब्दुल्ला हारून। तो सिंध की जो सूबाई कमेटी की जो सदर थी ना, उसके लिए भी इन्हीं को नामजद किया गया था, नुसरत बेगम को। तो ये नाम और ये करेक्टर्स याद रखिएगा, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। अच्छा, बेगम जहां आरा और शाहनवाज़ गेती आरा, ये दो नाम। ठीक है, बेगम जहां आरा और शाहनवाज़ गेती आरा किस मशहूर मुस्लिम लीग रहनुमा की बेटियां थीं? ठीक है, तो वो मशहूर मुस्लिम लीग रहनुमा थे सर मोहम्मद शफ़ी। सर मोहम्मद शफ़ी की दो बेटियां थीं, जो कि मुस्लिम लीग वुमेंस की जो है वो रुकन भी थी। ठीक है ना, बेगम जहां आरा और शाहनवाज़ गेती आरा। ये बेगम जहां आरा के बारे में भी और भी इंफॉर्मेशन आएगी। द नेक्स्ट वन, या दिस वन, ऑलराइट। ये किस मुस्लिम खातून ने तीनों गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की नुमाइंदगी की? ठीक है, वो जो तीनों जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे कौन सी खातून ऐसी हैं जिन्होंने वुमेंस को रिप्रेजेंट किया? तो उनका नाम था जहां आरा बेगम। और ये जहां आरा बेगम जहां आरा, सॉरी, बेगम जहां आरा जो है, ये किसकी बेटी हैं? ये सर शफ़ी, अभी पीछे हमने पढ़ा है ना, मुस्लिम लीग के एक अहम रुकन थे। तो ये बेगम जहां आरा जो है, ये पहली मुस्लिम खातून हैं जिन्होंने लंदन के ग्लेड हॉल के अंदर ख़िताब किया था। सो इट्स क्वाइट एन अचीवमेंट। ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने लंदन के ग्लेड हॉल में ख़िताब किया था। ठीक है, और वुमेंस को रिप्रेजेंट किया था, और तीनों गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसेस जो 1930, 31 और 32, तीनों में जो इन्होंने मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन की थी, मुस्लिम वुमेंस की। ठीक है। अच्छा, ख़ातून नामी एक अखबार किसने शाया किया? ख़ातून नामी अखबार, ये अखबार फ़ातिमा बेगम ने शाया किया था। फ़ातिमा बेगम। ठीक है, बेगम बेगम बहुत आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है, नामों को सही से याद रख लीजिएगा। फ़ातिमा बेगम लॉन्चेस द फर्स्ट ख़ातून नामी अखबार। ठीक है, ऑलराइट। ये मशहूर अखबार, अच्छा, ये मशहूर अखबार पैसा अखबार के मुदीर महबूब आलम की बेटी थी। ठीक है, एक बहुत मशहूर अखबार था पैसा अखबार। मेरे ख्याल से ये एक पैसे में मिल जाता होगा, इसलिए उसको पैसा अखबार कहा, बट दैट्स जस्ट द थ्योरी, नॉट द कन्फर्मेशन। तो उस टाइम पर जो है पैसा अखबार बहुत मशहूर हुआ था, और उसके मुदीर आला थे महबूब आलम, उनकी बेटी थी फ़ातिमा बेगम। तो उन्होंने अपनी जद्दोजहद से ख़ातून नामी अखबार जो है वो शाया किया, ताकि मुस्लिम ख़वातीन की आवाज़ भी जो है वो घर घर फैले, और दूसरी वुमेंस को जो है वो इससे सपोर्ट मिले और इससे मोटिवेशन मिले। किस बहादुर खातून ने अपने दुपट्टे से बना परचम सेक्रेटरीट के गेट पर लहरा दिया था? और उन बहादुर खातून का नाम था सुगरा बीबी। ठीक है, सुगरा बीबी इज़ द वन जिन्होंने अपने दुपट्टे से बनाया परचम और सेक्रेटरीट के गेट पर लहरा दिया भाई, ज़बरदस्त। अच्छा, इनमें से कौन सी शख्सियत दूसरों से मुख्तलिफ है? अब आपको ये तीन शख्सियत दी हुई हैं, चार, इसमें से बताएं कि ऑड वन आउट, मतलब इसमें जो ऑड वन है उसको आउट करें, यानी अभी पता लग जाएगा आपको। जैसे मोहतरमा फ़ातिमा जिना, बेगम राना लियाकत, सुगरा बीबी, बी अम्मा। अब ये चारों शख्सियात हैं, इसमें से ऑड वन जो है वो सुगरा बीबी है। किस लिहाज से?
कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, उनका भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उनके भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बेगम राना लियाकत, उनके भी हस्बैंड जो है वो नवाब क्या नाम था उनका, लियाकत अली ख़ान। बी अम्मा, उनके भी दोनों बेटे जो हैं वो शौकत अली और जौहर अली, दोनों पॉलिटिकल और बेहतरीन पर्सनैलिटी, रीनोड। बाकी सुगरा बीवी जो है, इनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था और ना ही इनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन थी, ये सिर्फ एक कारकुन थी जो अपनी इस एक्टिविटी की वजह से बहुत मशहूर हुई। ये जो उन्होंने सेक्रेटरीट गेट के ऊपर जो है ना इस तरह झंडा ही लहरा दिया पाकिस्तान का, ठीक है, और पाकिस्तान को एकदम रिप्रेजेंटेशन की, तो वो लोग सोच रहे थे यार इनकी खातून जो है वो, खातून तक में भी जो है ना, इनकी ख़वातीन तक में भी जो है ना आज़ादी का बड़ा जज्बा आ गया। सो शी इज़ द ऑड वन इन चार ख़वातीनों में से, शख्सियात में से, ठीक है। उसके बाद 1947 में मुसलमान ख़वातीन को किस वजह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया? 1947 यू नो दैट्स द लास्ट नेल इन द कॉफिन। ये जो है, ये जो इस टाइम पे जो उन्होंने एक्ट किया ना ख़वातीन ने, आई मीन दिस वन, ये एक बहुत बड़ा यानी कि ब्लो था इनके इनके अंग्रेज़ों के जो है ना उस पर, कि अब तो यानी कि पाकिस्तान लेके रहेंगे, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। सो फिर पकड़ा गया ख़वातीन को, और वो क्या वजह थी? क्या लड़ाई की वजह थी, कोई तरक्की की वजह थी, सिविल नाफरमानी की वजह थी, या सुलह की वजह थी? तो इनके ऊपर जो मुकदमा लगाया गया वो सिविल नाफरमानी का लगाया गया। बहुत सारी ख़वातीन को पकड़ के जेल में डाला गया, क़ैद-ओ-बंद की जो है वो सोबतें बर्दाश्त की इन ख़वातीन ने। लेकिन 1947 में एक बहुत बड़ा नाम जो है ना पाकिस्तान का आ गया दुनिया के नक्शे पे, ठीक है। अच्छा, आगे चल रहे हैं। इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, वो, तुम, इस और इन्हों वग़ैरह, इस्म की कौन सी किस्म कहलाई जाती है? ऐसे अल्फाज ऐसी इस्म की किस्म जिसके अंदर वो, तुम, इस या इन्हों वग़ैरह इस्तेमाल हो, तो उसको क्या कहते हैं? इसमें नकरा, इसमें मारफा, इसमें हाल, या इसमें ज़मीर? इसमें नकरा तो भाई उसको कहते हैं, आपको पता है ना, इसमें नकरा और इसमें मारफा हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, तो इसमें मारफा जो है वो प्रॉपर नाउन होगा, इसमें नकरा जो है वो कॉमन नाउन होगा। लाइक लड़का, इसमें नकरा, और अली इसमें मारफा, ठीक है। कॉमन प्रॉपर नाउन तो डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हाल कुछ भी नहीं होता, इसमें ज़मीर इज़ द राइट आंसर। इसमें ज़मीर क्या होती है कि वो नाउन की बार बार रिप्रेजेंटेशन को या उसकी बार बार तकरार को जो है ख़त्म करता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है कराची में पैदा हुआ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो लॉ पढ़ने गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो, अब मैं बाहर जुमले में कायद आज़म लगाता रहूँ तो एक अजीब ही लगेगा, इसीलिए इस ज़मीर, इसमें ज़मीर आ जाता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुआ है, उन्होंने अपनी तालीम यहाँ हासिल करी, वो ये लॉ जो हासिल करने के लिए तालीम इंग्लैंड चले गए। तो ये अल्फाज आ रहे हैं, वो, तुम, इस और इन्हों, ये है इसमें ज़मीर, ठीक है। तिब्बी इमदाद नया चैप्टर। क्वेश्चन है, इनमें से गैर मौसल है, क्या है गैर मौसल? आप पहले तो मौसल और गैर मौसल को समझो। मौसल कहते हैं, मौसल या मौसल कहते हैं कंडक्टर को, ठीक है। एनीथिंग दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हीट, इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली। तो अब गैर मौसल यानी ऐसी चीज़ जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से ना गुजार पाए। तो इन चारों में से वो कौन सी चीज़ है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी या बिजली पास नहीं होती? लोहा, पीतल, तांबा या लकड़ी? तो भाई लकड़ी में से पास नहीं होती। बाकी लोहा, पीतल, तांबा जो है ना, इसको पकड़ के कहीं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चेक मत कर लेना कि सर ने तो ये कहा था, नहीं नहीं नहीं, तांबे में से नहीं गुजरेगी, चिपक जाओगे भाई, ठीक है। तो आगे चलते हैं। निज़ाम तनफ़ुस से क्या मुराद है? निज़ाम तनफ़ुस से मुराद है सांस लेने का निज़ाम। ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जो ब्रीथिंग सिस्टम है, इसको उर्दू में कहते हैं निज़ाम तनफ़ुस, ठीक है। अच्छा, लू लगने से जिस्म में किस चीज़ की कमी वाक़ई होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ग्लूकोज? ना मेरा बच्चा, पानी की कमी होती है, ठीक है। लू लगने से जो है वो ठीक ठाक एकदम आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और पानी की कमी की वजह से आप जो है वो कौमे में भी जा सकते हैं एक्सट्रीम लेवल पर, सही। तो हर तंदुरुस्त शख्स, अच्छा नेक्स्ट वन है, हर तंदुरुस्त शख्स खून की एक बोतल अतिया कर सकता है। टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, कितने टाइम में? यानी हर तीसरे महीने में हर तंदुरुस्त शख्स जो है वो खून की एक बोतल अतिया कर सकता है। तो मैं और आप, हम सब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हैं। तो हर यानी कि तीसरे मंथ, एवरी क्वार्टर वी कैन डोनेट अ बॉटल ऑफ ब्लड, ऑलराइट, ओके। यहाँ पर 3 अल्फाज हैं जो डिफरेंट एराब के साथ लगे हुए हैं। एराब वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना, आए थे, जीएसटी में भी आया था एक। तो आप सही एराब वाले पे टिक करें या उसको सेलेक्ट करें।
क़ुव्वत मिदाफ़त, क़ुव्वत मुदाफ़त, क़ुव्वत मदाफ़त, ठीक है। तो ये क़ुव्वत मुदाफ़त जो है ना ये सही है, यानी पेश वाला जो है, मिदाफ़त और मदाफ़त नहीं होता, पेश वाला क़ुव्वत मुदाफ़त। क़ुव्वत मुदाफ़त क्या होती है? क़ुव्वत मुदाफ़त है डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी का, या इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी की, दिफा, दिफा सही है ना, हमारा डिफेंस सिस्टम, WBCs, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सारी टाइप्स हैं इसकी, टी सेल्स, हेल्पर सेल्स, ये सारे जो सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस, ये सब के सब जो हैं हमारी इम्यूनिटी को, यानी हमारी बॉडी की आर्मी है, आप ये समझ लें, ठीक है, आम ज़बान में। तो यह है क़ुव्वत मुदाफ़त। ऑलराइट, आगे। ओके, इट्स 37, नाउ इट्स 38। ऑलराइट, ऊंची उड़ान। ऊंची उड़ान से अंदाज़ा हो गया होगा कि कुछ ऐसी चीज़ की बात हो रही है जिसमें उड़ा जाए। तो ऑब्वियसली ये जो चैप्टर है ये राइट ब्रदर्स के बारे में, और इसमें जहाज़ को उन्होंने किस तरह से बनाया, क्या डिस्कवरी थी उनके बारे में, पर्सनली काफ़ी चीज़ें, तो मैंने जितनी निकल सकती थी निकाल ली। राइट ब्रदर्स की उम्र में कितना फ़र्क था? ये दो भाई थे, विल्बर राइट और आरविल राइट, सही है। इन दोनों की उम्र में 3 बरस का फ़र्क था। अब यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है कि विल्बर राइट जो है वो 16 अप्रैल 1867 को पैदा हुआ, इंडियाना USA में एक रियासत है, और आरविल राइट इसी का भाई 19 अगस्त 1871 में, 3 साल बाद इसके, ओहायो स्टेट के अंदर US में पैदा हुआ। ये डेट्स वगैरह याद रख लीजिएगा, 3 बरस का इनका डिफरेंस है। मिल्टन राइट इनके वालिद साहब थे जो कि पादरी थे एक चर्च के, ठीक है। राइट ब्रदर ने किस चीज़ की दुकान खोली थी? इन्होंने बचपन में एक साइकिल की दुकान खोली थी इन दोनों भाइयों ने मिलके। उसके बाद राइट ब्रदर ने पहली परवाज़ कहाँ की है? तो इन्होंने पहली जो अपनी परवाज़ की है वो अमेरिका में ही की है। विल्बर राइट जो कि बड़ा भाई है, उसका इंतकाल किस बीमारी से हुआ? उसका इंतकाल हुआ टाइफाइड की वजह से, ठीक है, 1912 में। और उसके 1 साल बाद कायद ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी 1913 में। तो कैसा मतलब इवेंट्स हो रहे थे, US में कुछ हो रहे थे, पाकिस्तान में इस तरफ, पाकिस्तान तो नहीं था उस वक्त। ओके, पहली परवाज़ जो है वो राइट ब्रदर ने किस सन में की थी? 17 सितंबर 1903। दैट इज़ द डेट व्हेन द फर्स्ट टाइम दे ट्राई देयर इन्वेंशन। इन्होंने अपनी जो ईजाद है उसको पहली बार ट्राई किया, उसकी पहली परवाज़ ली, वो जो उन्होंने एक प्रोटोटाइप जहाज़ बनाया था 17 सितंबर 1903। और उस फ़्लाइट में इन्होंने हुआ क्या, 12 सेकंड की कुछ फ़्लाइट करी और 37 मीटर का फासला तय किया आरविल ने, सही है। उसके बाद फिर इसी रोज़ विल्बर ने 59 यानी 59 सेकंड की परवाज़ की है और 260 मीटर का फासला तय किया है। तो एक ही दिन में उन्होंने 2 ट्राइज करी, और दूसरी ट्राई जो थी वो विल्बर यानी बड़े भाई ने की थी, पहली से ज़्यादा इम्प्रूव्ड थी, सही है। उसके बाद 1908 में विल्बर फ्रांस चला जाता है और 90 मीटर की ऊंचाई तक परवास करके दिखाता है और दुनिया को हैरान कर देता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1908 में गया था, 1903 में लोगों ने ट्राई किया था, और 1908 में विल्बर ने फ्रांस में जाके दिखाया था। आरविल का इंतकाल कब हुआ? आरविल का इंतकाल हुआ 1948, पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद। आरविल यानी छोटा भाई, और बड़ा भाई जो है वो 1912 में ही मर गया था, ठीक है जनाब। ओके, ऊंची उड़ान वाला चैप्टर ख़त्म हुआ। उसके बाद फुटबॉल का मैदान जो है ना 100 मीटर लंबा होता है और 50 मीटर चौड़ा होता है, यानी लेंथ 100 मीटर और विड्थ उसकी 50 मीटर। ये याद रखने वाली चीज़ें। गोल पोस्ट किसे कहते हैं? जिसमें गोल किया जाता है, ओबियसली 2 पोल लगे हुए होते हैं। दोनों पोलों के दरमियान जो डिस्टेंस कितना है? 8 गज का फासला है और 8 फीट की ऊंचाई है, 8 बाई 8। यहाँ मैंने थोड़ा सा कोशिश की है मेंशन करने की, ये जो डिस्टेंस है दोनों पोल्स के दरमियान, ये 8 यार्ड या उर्दू में गज़ कहते हैं, ये डिस्टेंस है, और इसकी हाइट जो है वो 8 फीट, सही है। तो 8 बाई 8 का ही चल रहा है। अच्छा, इनका जो फुटबॉल में जो डिफेंस या दिफा का जो पैनल होता है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? एक तो गोलकीपर है, वो गोल को बचाएगा, नहीं बचाएगा तो बेटा अगली बारी किसी और को ले लेंगे, गोल तो बचाना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर 2-3 कुछ वहीं गोलकीपर के साथ ही थोड़ा आगे डी से बाहर 2 या 2 से मेरे ख्याल से 2 प्लेयर्स खड़े होते हैं, उनको फुल बैक कहते हैं। और उन 2 प्लेयर्स के बाद आगे 3 प्लेयर्स और खड़े होते हैं, उनको हाफ बैक कहते हैं, ठीक है। तो ये बन गया डिफेंस। हमलावर खिलाड़ी यानी जो अटैकर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको फॉरवर्डर्स कहते हैं। ये फॉरवर्ड्स होते हैं, गेंद लेके भागते हैं आगे की तरफ ताकि गोल करेंगे, और ये 5 खिलाड़ी होते हैं फॉरवर्डर्स में, ठीक है। ये एक
थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है कि देखो ये गोल पोस्ट है, यानी ये गोल है, यहाँ पे ये एक गोल कीपर खड़ा हुआ है, उसके बाद फिर 2 बंदे और खड़े हुए हैं, इनको कहते हैं फुल बैक जो इसके करीब करीब ही हैं, उसके बाद 3 बंदे और हैं आगे, इसको बोलते हैं हाफ बैक। तो ये पूरा मिला के जो है कम्बिनेशन ये हो गया दिफाई, आप कह लें कि दिफा पर मुश्तमिल हो गया या डिफेंस हो गया एक टीम का, एक फ़ुटबॉल की टीम का। इस तरह से सिमेट्री करते हैं ये लोग। फुटबॉल कप कितने साल बाद आता है? हर 4 साल बाद आता है, सही है। अभी मेरे ख्याल से 2022 में होने वाला है कतर में, कतर के अंदर, कतर होस्ट कर रहा है शायद, ठीक है। अच्छा, फुटबॉल गेम में कितने हाफ होते हैं? तो इसमें 2 हाफ होते हैं, 45 मिनट्स का एक हाफ होता है और बीच में एक वक्फा आता है, यानी एक हाफ ख़त्म होगा 45 मिनट्स का, फिर ब्रेक होगा कुछ टाइम का, और उसके बाद फिर 45 मिनट्स का एक और लास्ट हाफ जो है सेकंड हाफ स्टार्ट हो जाएगा। 11 खिलाड़ी होते हैं इसमें, ठीक है। आगे चल रहे हैं जनाब। कौमी परचम, या व्हाई नॉट। कौमी परचम जो है वो हैसियत रखता है किस चीज़ की? तारीख़ी, कौमी, सूबाई या अवामी? तो ऑब्वियसली कौमी परचम जो है वो एक कौमी हैसियत रखेगा ना, कौम की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ द राइट आंसर। कौमी परचम का सब्ज़ रंग होता है, जो परचम में हमारा जो ग्रीन कलर का जो प्रोपोर्शन है, जो पार्ट है उसका कितना यानी हिस्सा है, वो है 3/4, यानी कि 4 हिस्सों में से 3 हिस्से तो वो ग्रीन पोर्शन है। 75% लगा लें आप, 3/4, और 25% या 1/4 जो है वो वाइट वाला हिस्सा होता है। ये ग्रीन पार्ट जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ये जो है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है कि कंट्री में हमारी मुस्लिम ज़्यादा हैं, ठीक है। और वाइट पार्ट जो है वो नॉन मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और अमन का, यानी सफ़ेद जो है वो एक अमन की सलामती के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहते हैं। परचम को लहराया जाता है कब? तुलुए आफ़ताब के बाद, जब सूरज राइज़ हो जाता है तो फिर हम परचम को लहराते हैं, या परचम को जो है वो सेरेमनी करते हैं, फ्लैग सेरेमनी। डिफरेंट उसमें कॉलेजेस में, मेरे स्कूल में भी यही होता था, हम लोग जब पीटी में खड़े होते थे, असेंबली होती थी, तो उसके बाद फिर वो उसको परचम को है ना वो ऊपर करते थे इस तरह से, फ्लैग को जो है वो होस्टिंग सेरेमनी होती थी। अच्छा, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया? इस परचम का डिज़ाइन किसने तैयार किया? उनका नाम है अमीरुद्दीन खुदवाई। और मेरे कुलीग कह रहे थे कि यार मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर दिया था, उसमें आया था ये सवाल कि पाकिस्तान के परचम का डिज़ाइन किस शख्सियत ने किया। 3-4 ऑप्शन थे, उसमें अमीरुद्दीन खुदवाई, और ये भी हमें 7 क्लास की उर्दू की बुक में इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो किसी भी चीज़ को छोटा मत समझें, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी काम आ सकती है, ठीक है। पाकिस्तान में एक ऐसी इमारत है जहाँ रात के वक्त भी परचम लहराया जाता है पाकिस्तान का। कौन सी इमारत है वो? कायद आज़म का मज़ार, मीनार पाकिस्तान, पार्लियामेंट हाउस। तो अब नहीं पता होगा, कि जिसने नहीं पढ़ा होगा तो बोलेगा यार कायद आज़म का मीनार जो है ना वो इम्पोर्टेंट जगह, यहाँ पे परचम यकीनन लहराया जाता होगा। तो भाई आपको बता दूं कि आजकल कायद आज़म के मज़ार पे परचम वर्चम तो नहीं लहराया जा रहा। उसकी कायद आज़म के मज़ार के ऊपर ना वो स्पाइडरमैन बन के चढ़ जाते हैं दीवारों पर। तो ये हालात हो रहे हैं। मीनार पाकिस्तान के ऊपर जो है कोई मोहतरमा पहुँच जाती हैं, अपने फैंस की को बुला लेती हैं वहाँ पे। तो फ़िलहाल पार्लियामेंट हाउस काफ़ी सही जगह लग रही है। वैसे यही पार्लियामेंट हाउस जो है ना, इसमें कभी भी परचम उतरता नहीं है, सुबह शाम यहाँ परचम लहराया जाता है पार्लियामेंट हाउस। वो तो सब मैं बातें मजाक में कर रहा था। दिस इज़ द राइट आंसर, ऑलराइट। अच्छा, एक थोड़ी सी चीज़ है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको थोड़ा समझ लें। जिन अल्फाज के आखिर में ये छोटी है आती है, तो इस छोटी है को हटाकर अगर गी के इजाफा करेंगे तो एक नया लफ्ज़ बनेगा, मगर उस लफ्ज़ में सिफ्त होना लाजमी, यानी वो लफ्ज़ जो है ना वो सिफ्ती लफ्ज़ हो, उसकी कोई सिफ्त हो, यानी काला गोरा इस तरह से सिर्फ लफ्ज़ हो, और उसके एंड में अगर ये छोटी है आ रही हो तो उस है को जो है ना हम रिप्लेस करके अगर गी लगाएंगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा उसी से मिलता जुलता। मिसाल आपको यहाँ पे दी जा रही है, जैसे कि सादा। अब सादा एक सिफ्त है, ठीक है, यानी एक क्वालिटी है, और इसके एंड में छोटी है भी आ रही है। इसको जब रिप्लेस करके मैं ये गी लगाऊंगा तो सादगी बन गया। दैट्स हाउ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड डज। उसी के बाद फिर थोड़ा सा चेंज है कि जिनके आखिर में है नहीं आती वहाँ आखिर में छोटी ये का इजाफा हो जाता है, सही है। और ऐसे जुमले जिनके आखिर में है नहीं आती तो वहाँ पर हम छोटी जुमले का छोटी ये का इजाफा कर दे तो एक नया वर्ड, जुमला नहीं सॉरी एक नया वर्ड बन जाता है। लाइक हैरान, सही है।
हैरान जो है वो उसमें है नहीं आ रहा, तो उस नून के साथ मैंने छोटी जे मिला दी, तो ये हैरानी हो गया। लोग हैरानगी पढ़ते हैं, हैरानगी गलत है, बुक में ही लिखा हुआ है, बुक की पूरी टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ कि उसमें बुक में लिखा हुआ है कि हैरानगी गलत वर्ड है, ऐसे नहीं लिखते, हैरानी इज़ द राइट आंसर। और वो बनेगा कैसे, उस तरह से बनेगा। सही है। सर अब्दुल्ला हारून को पढ़ लें थोड़ा। जी बिल्कुल। सर अब्दुल्ला हारून की वालदा का नाम क्या था? सर अब्दुल्ला हारून की वालदा का नाम था हनीफ़ा बाई। 1920 में सिंधी का पहला रोज़नामा अखबार जारी किया इन्होंने, जिसका नाम था अल वहीद। ठीक है। 1920 फर्स्ट सिंधी रोज़नामा अखबार, द नेम इज़ अल वहीद। अब्दुल हारून की जद्दोजहद का मरकज़ क्या था? सर अब्दुल हारून की जद्दोजहद का जो मरकज़ था वो कराची, और यकीनन उस टाइम पे कराची फ्लोरिश कर रहा होगा, अब तो बहुत बुरा हाल हो गया। अच्छा, एक फ़लाही काम के लिए उन्होंने फ़ौरन कितने रुपए दिए? इतने, यानी कि वो थे ये बड़े दिल के मालिक थे, और जब इनको पता लगता था कि यार मुल्क के लिए कोई काम हो रहा है या कोई फ़लाही काम हो रहा है, तो इनके पास, मैंने इनका जो चैप्टर जब पढ़ा ना पूरा, तो इनके पास उस वक्त बॉक्स में थे ही 525 रुपये कुछ। तो 500 रुपये का नोट निकाल के उन्होंने फ़ौरन, या नोट उस वक्त जो भी थे 500 के, वो निकाल के फ़ौरन दे दिए। अब परेशान हुए कि यार 25 रुपये बचे, तो 25 रुपये लेके घर पे आए, अपनी अम्मी को बताया कि मैंने ऐसे जो है ना 500 रुपये एक फलाई काम के लिए दे दिए। तो इनकी वालदा भी तो देखो, हनीफ़ा भाई, इन्होंने क्या दुआ दी, उन्होंने कहा अल्लाह तुझे इस 25 के 25,000 देगा, क्यों फ़िक्र कर रहा है। और फिर यही हुआ, कुछ 1 डेढ़ हफ्ते बाद कुछ उनका सौदा हुआ, और एग्जैक्ट वो 25,000 का उनको मुनाफा हुआ। तो ऐसे जो है माँ बाप की दुआएं लगती हैं, और हकीकत है, ये सच्चा वाक़या बुक में पूरा लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, सर अब्दुल हारून कितने साल तक सिंध खिलाफत कमेटी के सदर रहे? तो 5 साल तक ये सदर रहे थे। 5 का हिस्सा जो है ना इनके लिए काफ़ी, 500, 5,000, 25 काम कर रहा है, मैं यही नोट कर रहा था पढ़ते हुए। तो 5 साल तक जो है वो सदर रहे सिंध खिलाफत कमेटी के। और आपके घर में कौन सी अजीम खातून आके रह जाती थी? और वो थी बी अम्मा, क्योंकि बी अम्मा के जो है ना ट्रैवल होते थे पूरे एरिया में, इधर जा रही हैं, यहाँ ख़िताब कर रही हैं, वहाँ कर रही हैं। तो कराची में आती हैं, तो ये सर अब्दुल हारून कहते थे कि बी अम्मा आप हमारे घर आएँ, हमारे घर आके रुके, मेरी मेहमान बने। तो ये आके रुक जाती थी, और ये हनीफ़ा भाई की बहुत अच्छी दोस्त थी। इतना ज़बरदस्त माहौल था, दिलों में एक दूसरे के लिए जगह थी। अब तो भाई नफ्सा नफसी का आलम है। अच्छा, कुछ अल्फाज मुतरादिफ। माही, माही का मतलब होता है मछली। ठीक है। जैसे कहते हैं ना माही गिर, यानी मछली पकड़ने वाला, माही गिर है तो मछली पकड़ने वाला, तो माही का मतलब होता है मछली। ज़ियाफ़त, ज़ियाफ़त कहते हैं दावत को, खूब ज़ियाफ़त उड़ाई यानी खूब दावत उड़ाई। हकीकत, हकीकत का मुतरादिफ, ये हकीकत का मुतरादिफ नहीं है, ये गलत है, सॉरी, इसको मत, ये अफसाना और ख्वाब तो इसका वो हो गया, मुतज़ाद हो गया। ठीक है। हकीकत का मुतरादिफ कुछ और होगा, अभी मेरे जहन में आ नहीं रहा, मैं वैसे ही बता दूंगा, आप लोग खुद देख के कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है। ये इसका मुतज़ाद है, मैं बाय मिस्टेक मुतज़ाद लिख गया। अफसाना या ख्वाब हकीकत का मुतज़ाद होता है, एक चीज़ ख्वाब में है हकीकत में नहीं है, तो ये दोनों तो अलग लफ्ज़ हो गए। मुशक्क़त, मुशक्क़त का मुतरादिफ मेहनत होगा, कहते हैं ना मेहनत मुशक्क़त किया करो यार। ठीक है। ओके, आगे चल रहे हैं। पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की कितनी फ़ीसद आबादी देही है? देही मतलब देहात से बिलोंग करती है, सो इट्स 70%। हार्वेस्टिंग मशीन का काम क्या है, या का क्या किस काम आती है? वो फसल काटने के और गहाने की काम आती है, यानी फसल बोने के और फसल काटने के काम आती है हार्वेस्टिंग मशीन। पाकिस्तान एक माशी मुल्क है, और 3 4 5 ऑप्शन आ सकते हैं, बुक में भी ऐसे दिए हुए थे मैंने, तो जो राइट आंसर है वो मैंने वही लिख दिया, ज़राई मुल्क है, वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री। ठीक है। पाम ऑयल किस काम आता है? पाम ऑयल खाने के काम आता है। पाम ऑयल मतलब जो डेट पाम जो होती है ना, यानी खजूर इस तरह के वो जो होते हैं, उनका ऑयल जो है वो खाने के काम आता है। ठीक है। अच्छा, फिर नूरी जाम तमाची का चैप्टर है। जाम तमाची कौन था? असल में जाम तमाची एक हाकिम थे, नूरी जाम तमाची, ये सुना होगा ना आपने नाम। जाम तमाची सिंध के किस ख़ानदान से हाकिम था, यानी किस ख़ानदान का हाकिम था, या किस ख़ानदान से वो हाकिम था? तो एक चीज़ से पता लगी कि वो हाकिम थे, दूसरी चीज़ हमसे पूछ लेंगे किस ख़ानदान से थे, तो सम्मो ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखते थे जाम तमाची साहब। ठीक है। जाम तमाची जिस झील के पास आया था, उस झील का नाम क्या था? उस झील का नाम था कींझर झील, जिसे हम
करली झील भी कहते हैं। और वहीं कीचड़ झील में इनका मज़ार है दोनों का, नूर जाम तमाची का। आप लोग गए होंगे, मैं भी गया हूँ 2-3 बार। उन दोनों की कब्रें वहीं पर ही हैं बीच झील के अंदर, ठीक है। अच्छा, जाम तमाची ने नूरी को महारानी बनाने का फ़ैसला किया था। असल में ये इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था उससे, ये जब गया था वहाँ पर झील पर, तो मछेरे थे वहाँ पे, सब मछेरे आके मिलने लगे, ये भी आई मिली। तो देखा कि वो काफ़ी खूबसूरत सी थी और वो बहुत सादा सी थी, तो बहुत मुतासिर हुआ। फिर उसने उससे शादी कर ली। और फिर और भी कुछ बातें हैं कि जिससे बहुत उस इम्प्रेस होकर उसने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी रानी नहीं बल्कि अपनी महारानी बनाऊँगा। सही है। तो जाम तमाजी साहब ने ये काम किए। ठीक है, ठीक है। इस कहानी को किस शायर ने अपनी शायरी में बयान किया? तो 3-4 वहाँ पे चॉइसेस थी, बाबा बुल्ले शाह और सच्चल सरमस्त, और एक और चॉइस थी, और शाह अब्दुल लतीफ़। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इज़ द राइट आंसर। मैंने इसको 2-3 बार चेक किया इंटरनेट के ऊपर भी। तो अब तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने एक नज़म, एक शायरी लिखी थी इन दोनों की मोहब्बत पर। सही है। ज़र्क बर्क का मतलब क्या होता है? ज़र्क बर्क का मतलब होता है चमक दमक, ठीक है। जावेदा, जावेदा का मतलब होता है हमेशा ज़िंदा रहने वाला, ज़िंदा व जावेद कहते हैं ना, ठीक है। उसके बाद मेरी कहानी, मेरी कहानी में असल में पानी जो है ना वो उस वो अपनी जैसे कि एक कहानी डिस्क्राइब कर रहा है। अच्छा, ये इन्होंने लिखी है शफ़ीउद्दीन नैयर रहमतुल्लाह अलैह ने। कफ़ का मतलब होता है झाग, तो यानी पानी जब स्पीड में आ रहा होता है तो उसमें झाग वगैरह बन जाते हैं ना, तो ये लफ्ज़ वहाँ आता है कफ़, उसका मतलब होता है झाग। अगर ये अल्फाज मायनों में आ जाए तो याद रखिएगा। दहाना का मतलब होता है मुँह, यानी मौत के दहाने पे आ गया यार तुम तो, या कोई शख्स मौत के दहाने पे आ गया, मौत के मुंह तक पहुंच गया, या शिकस्त के दहाने पे पहुंच पहुंच चुका, तो कहते हैं ना शिकस्त के मुंह तक आ गया तुम, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में है। तेवरी कहते हैं ना, तेवरी चढ़ना, तेवरी कहते हैं माथे को, त्यूर कहते हैं तेवर कहते हैं माथे को, और तेवरी मतलब माथे पर बल पड़ना। लाइक मैं अभी अपने माथे पे बल डाल रहा हूँ, आई कैन नॉट, मैं दिखा तो नहीं सकता, आप भी करके देखो, यूँ ऐसे थोड़ा सा माथे के बल भी परेशान हो जाता है जब बंदा, तो माथे पर जब बल पड़ जाते हैं उसको बोलते हैं तेवरी चढ़ गई इस बंदे की, तो ठीक है। रास्तबाज सच्चाई को बोलते हैं, रास्तबाज कहते हैं सच्चाई को, राह रास्त पर चलना यानी सच्ची राह पे चलना, ठीक है। तो रास्तबाजी सच्चाई। दरोख गोई झूठ बोलना या झूठ बोला, गोई कहते हैं बोलने को, कुव्वत गोयाई, गोयाई कहते हैं ना, कुव्वत गोयाई नहीं है इस बंदे की, इससे नहीं बोला जाता, ये गूंगा है, इसकी कुव्वत गोयाई जो है ख़त्म हो गई है। तो दरोख गोई यानी दरोख का मतलब झूठ, दरोख गोई झूठ बोलना या झूठ बोला गया या झूठ बोला, सही है। पाकिस्तान की सैर चैप्टर है। सिंध का दूसरा नाम क्या है? सिंध का दूसरा नाम महरान है, ठीक है, सब जानते हैं, बहुत सिंपल सा है। सिंध का लफ्ज़ निकला कहाँ से? सिंध का लफ्ज़ निकला सिंधु से, और सिंधु के मायने हैं बड़ा दरिया, ठीक है। तो इस तरह से इस लफ्ज़ पड़ गया सिंध, बड़े दरिए वाली जगह, यहाँ पे दरिया सिंध जो आ रहा होता है पूरा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें कितने सूबों से मिलती हैं? तो वो तीनों सूबों से मिलती हैं जोग्राफिकली। पंजाब जो है उसकी सरहद सिंध से भी मिल रही है, उसकी सरहद बलूचिस्तान से भी मिल रही है, और उसकी सरहद खैबर पख्तूनख्वा से भी मिल रही है। और यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा नहीं होगा, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर बलूचिस्तान होगा, बलूचिस्तान, ठीक है। पंजाब और बलूचिस्तान की सरहदें कितने सूबों से मिल रही हैं? तो पंजाब की भी तीनों सूबों से मिल रही हैं और बलूचिस्तान की भी तीनों सूबों से मिल रही हैं। बाकी खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की 2-2 सूबों से मिल रही हैं। मैं चलो आपको फिर बताता हूँ। जैसे पंजाब की सरहद नीचे सिंध से भी मिल रही है, पंजाब की सरहद ऊपर सरहद से या KPK से भी मिल रही है, और पंजाब की सरहद जो है वो बलूचिस्तान से भी मिल रही है, ठीक है। तो 3 सूबे हो गए। और यहाँ से बलूचिस्तान की सरहद जो है वो KPK से भी मिल रही है, पंजाब से भी मिल रही है, और सिंध से भी मिल रही है। तो इसकी भी 3 सरहदें मिल रही हैं, तो पंजाब और बलूचिस्तान की। बाकी खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, इनकी 2-2, यानी पंजाब और बलूचिस्तान से सिंध की, और वहाँ ऊपर KPK की जो है वो पंजाब से और बलूचिस्तान से मिल रही है, ठीक है जनाब। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी जोग्राफ़ी है पाकिस्तान की। अच्छा, बलूचिस्तान की ज़बानें कौन कौन सी बोली जाती हैं? वैसे तो बहुत बोली जाती हैं, लेकिन जो कॉमन है बलोची, ब्राहवी और पश्तो। सिब्बी गर्म तरीन इलाका है, कहाँ पर है सिब्बी? सिब्बी बलूचिस्तान में है। 90% अंगूर कहाँ उगते हैं पाकिस्तान में? 90% अंगूर की काश्त होती है बलूचिस्तान में। चमन का अंगूर बहुत मशहूर है, मेरे नाना वहाँ होते थे तो लेके आते थे, बहुत मशहूर। वो अंगूर तो नहीं बचते थे, वो अजीब ही हो जाते थे वहाँ से आते हुए।
तो खैर लेकिन बहुत बहुत मशहूर, ठीक है। और फिर और क्या, चेरी, चेरी, चेर नहीं चेरी है ये, चेरी, बादाम, खुबानी, ये जो है ना मशहूर फल हैं बलूचिस्तान के, ठीक है। ओके, आगे चल रहे हैं जी। पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड किस शहर को कहा जाता है? पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड सवात को कहा जाता है। दिल फरेब नज़ारे हैं वहाँ पे। पाकिस्तान का दिल लाहौर, बिल्कुल। रोशनियों का शहर कराची, आ जाए अगर लाइट तो, ठीक है। मानचेस्टर को किस पाकिस्तानी शहर से तशबीह दी गई है? मानचेस्टर कहाँ पर है? मानचेस्टर यूनाइटेड इंग्लैंड में है। तो फैसलाबाद जो है ना उसको मानचेस्टर कहते हैं। मेरे जो मुझे लग रहा है कि फैसलाबाद में एक ऐसा एक वो है मेरे ख्याल से चौराया है जिसके जो है 6-7 जो है ना वो रास्ते निकल रहे हैं। लाइक वो सेंट्रल ऐसा है और उसमें 6-7 रास्ते निकल रहे हैं। तो इस तरह से वो ब्रिटिश या यूनियन जो है ना उसका भी जैक यानी इनका जो फ्लैग है उसकी भी, उसमें भी इस तरह से कुछ सेमेट्री है। तो इस शायद इस वजह से देता हूँ, आई डोंट नो, ये मेरी थ्योरी है कि मुझे ये मालूम है कि फैसलाबाद में ऐसा कुछ एक है जहाँ से वो 6-7 रास्ते निकल रहे हैं उसके, वो बड़ा मशहूर है वो। अच्छा, वज़ीराबाद किस वजह से मशहूर है? वज़ीराबाद जो है वो आला किस्म के चाकू या छुरियाँ यानी कटलरी जो है ना वो बहुत मशहूर है यहाँ की। चाकू, छुरियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें वज़ीराबाद में बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। चोलिस्तान का रेगिस्तान किधर है? पंजाब के अंदर है ये, ठीक है। दर्रा खैबर किस सूबे में? दर्रा खैबर खैबर पख्तूनख्वा में है, ये खैबर से ही। और ये दर्रा खैबर जो है कनेक्ट कर रहा है अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान को, यानी अफ़गानिस्तान का एरिया कनेक्ट हो रहा है KPK से जो कि पाकिस्तान का एरिया है। और दर्रा खैबर जो एक बड़ी तंग सी जगह है, वहाँ से होते हुए जाते हैं। अच्छा, मकली का कब्रिस्तान कहाँ पे है? मकली का कब्रिस्तान सब ने देखा होगा, सिंध में रहने वालों ने सब ने देखा होगा, ठट्टा में, ठीक है। शाहजहानी मस्जिद भी वहीं है ना, ठट्टा में ही। महकमा पोस्ट किसके तहत आता है? महकमा पोस्ट जो है पाकिस्तान पोस्ट, ये किस इदारे के अंडर आता है? तो वो मवासलात के अंडर आता है, जिसे हम कम्युनिकेशंस कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, ये उसके अंडर में आ रहा है। सही। हरकत क़ानून, आ जाओ बेटा तुम भी आ जाओ। हरकत क़ानून मशहूर किताब है प्रिंसिपिया, किसने लिखी? ये लिखी है सर आइज़ैक न्यूटन ने। सही है। तो इनकी किताब का नाम याद रखिएगा। जैसे बू अली सीना की किताब के वॉल्यूम्स आ गए थे GST में, कितने वॉल्यूम्स थे? 5 वॉल्यूम हैं, सही है ना। तो इसी तरह से आपसे पूछ सकते हैं भाई, किस सन में न्यूटन को सर का खिताब मिला? तो 1805 में जो है इसको सर का खिताब मिला। सर का मतलब बहुत यानी कि इज़्ज़त मिलती है, सर आइज़ैक न्यूटन। तो इस बंदे ने बड़ा काम किया किसी भी फील्ड के अंदर। रॉयल सोसाइटी के सदर जो हैं वो कब मुंतखब हुए? ये 1803 में। 1803 में रॉयल सोसाइटी के सदर मुंतखब हुए और 2 साल बाद इनको ख्याल आया कि इनको यार सर का खिताब भी दे ही दें अब, तो इनको सर का खिताब भी दे दिया 1805 में, ठीक है। उसके बाद रेडार और ऑटोमोबाइल की टेक्नोलॉजी का इन्हिसार किसके उसूलों पर है? ये रेडार या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो कि गाड़ियाँ वगैरह हैं हमारी, इनका इन्हिसार फ़िज़िक्स के उसूलों पर है, फ़िज़िक्स। और ये असल में एक मशहूर फिज़िसिस्ट था ये सर आइज़ैक न्यूटन। उसके बाद लेज़र के उसूल जो हैं वो एटॉमिक फ़िज़िक्स पर हैं, एटॉमिक फ़िज़िक्स पर, याद रखिएगा। 3-4 ऑप्शन में घुमाएगा आपको अगर आया तो, अगर तो ये बुक से दें तो इनके दिमाग ख़राब नहीं हो IBA वालों के, तो हमने तो पूरी बुक करी है। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स इज़ द राइट आंसर, ठीक है। लेज़र के उसूल। बिजली की पैदावार किस फील्ड की तब्दीली से होती है? तो बिजली की पैदावार जो है वो मकनातीसी फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम कहते हैं ना, उसकी चेंजिंग की वजह से, तब्दीली की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। आगे चल रहे हैं, मुश्किल अल्फाज हैं, देख लेते हैं इनको। बहम, बहम का मतलब होता है अन तक, अन तक नहीं सॉरी, उन तक, उन तक, उन तक, ठीक है। तिब्बी इमदाद बहम पहुंच गई, यानी तिब्बी इमदाद उन तक पहुंच गई। हत्तुल वसा, हत्तुल वसा मतलब जहाँ तक मुमकिन हो, सही, जहाँ तक मुमकिन हो ये काम कर दो यार, ये काम कर दो। हत्तुल वसा मतलब जहाँ तक मुमकिन हो। जादे, जादे का मतलब होता है रास्ते। हुर्रियत का मतलब होता है आज़ादी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस होती है ना, आज़ादी की कॉन्फ्रेंस। और अच्छा, बेगाना, बेगाने का मतलब होता है गैर या अजनबी। कि यार तुमने तो बेगाना कर दिया मुझे, मतलब अजनबी कर दिया अचानक, ठीक है। गामजन, गामजन का मतलब होता है तेज़ी से चलना। हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है, यानी तरक्की की राह पर तेज़ी से चल रहा है। तमस्खुर, तमस्खुर का मतलब होता है मजाक उड़ाना। मस्खरा जो होता है जो तमस्खुर करता है, मजाक उड़ाता है, ठीक है। लजाना, लजाने का मतलब होता है शर्माना या हया करना,
ठीक है, कोई लजा जाए, कोई शर्मा जाए, हया कर जाए, ठीक है। शाइस्ता, शाइस्ता का मतलब होता है मज़हब, मुहज़्ज़िब या तहज़ीब याफ्ता। यार बड़ा शाइस्ता इंसान है, या शाइस्ता वैसे लड़कियों का भी नाम होता है, तहज़ीब याफ्ता या मुहज़्ज़िब। दर्रे, दर्रे जो है वही खैबर, दर्रा खैबर जो है वो उसी की मिसाल याद रखिएगा। पहाड़ों के दरमियान एक तंग रास्ता होता है, उसको दर्रा कहते हैं। तो दर्रा खैबर भी जो है ना वो एक ऐसा ही तंग सा रास्ता है कुछ पहाड़ियों के दरमियान। मुसफ़ा, मुसफ़ा जनाब, मुसफ़ा का मतलब होता है साफ़ किया हुआ। सहल, सहल का मतलब होता है आसानी, ठीक है। लोगों के लिए सहल पैदा करो, लोगों के लिए आसानी पैदा करो, अल्लाह तुम्हारे कामों में आसानी पैदा करेगा। सहल, ठीक है। पौन, पौन कहते हैं हवा को, ठीक है। और सही, सही का मतलब होता है कोशिश, अपनी सी सही करो, अपनी सी कोशिश करो, ठीक है। तगय्युर, तगय्युर का मतलब होता है टू चेंज समथिंग, तब्दीली, ठीक है। इस्तेमार, इस्तेमार का मतलब होता है बातिल, नाहक, नाहक या बातिल। अर्ज़ल, अर्ज़ल का मतलब होता है घटिया या कमतर। ये अल्फाज आपको याद रखने हैं, अर्ज़ल घटिया, कमतर, इस्तेमार बातिल, नाहक, नाहक नहीं सॉरी नाहक, तगय्युर तब्दीली। दाद शुजात, शुजात तो कहते हैं बहादुरी को, और दाद कहते हैं तारीफ़ को। कहते हैं ना यार तुम्हें दाद देनी चाहिए, तो दाद शुजात यानी बहादुरी की तारीफ़ करना, तारीफ़ देना। तीख, तीख कहते हैं तलवार को, वो अल्लामा इक़बाल का शेर है ना, कोई बिगड़ता था तुझसे तो बिगड़ जाते थे, तेख क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे, दश्त तो दश्त सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये वही वाले शिकवा, शिकवा में ये है। तो तेख का मतलब होता है तलवार, ठीक है। और ख़त्म शुद्ध का मतलब होता है कि ख़त्म हो गई क्लास। तो क्लास 7 जो है वो एंड हुई है। ये सारा स्टफ़ जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने, मैं भी ये पढ़ रहा हूँ, आप भी ये पढ़ें। इसमें से इंशाल्लाह अगर बुक में से ये दे रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जैसी फ़ुर्सत मिलती है तो और वीडियोज़ भी अपलोड करता हूँ। इस चैनल का ख्याल रखें और काइंडली इसको आगे फैलाते रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।